हेलो बच्चों, मैं डॉक्टर राजकुमारी आज आपके समक्ष भारतेंदु द्वारा रचित नाटक अंधेर नगरी चौपट राजा लेकर उपस्थित हुई हूँ। आज मैं इसमें आपको उसके प्रतिपाद्य और कथानक के बारे में बात करूंगी कि भारतेंदु ने किस तरह से इस नाटक में उस समय की सामाजिक राजनीतिक व्यवस्था का करुण रूप प्रदर्शित किया है। नाटक का प्रतिपाद्य, प्रतिपाद्य से यह हमारा तात्पर्य है बच्चों, निरूपण या समझाने योग्य, यानी कि किसी भी कहानी, उपन्यास या अन्य गद्य विधा को जब आप लिखते हैं, पढ़ते हैं या समझते हैं तो उसका आधार अलग अलग रूप से अभिव्यक्त होता हुआ दिखाई देता है। नाटक अंधेर नगरी चौपट राजा एक हास्य व्यंग पर आधारित नाटक है जिसमें सामाजिक राजनीतिक वातावरण पर व्यंग किया गया है। कहने का अर्थ यहाँ पर यह है कि इस नाटक में इस तरह की छवियों को प्रस्तुत किया गया है जिसमें सामाजिक राजनीतिक वातावरण के आधार पर भ्रष्ट या कुरूप या ये कह लीजिए कि विसंगतियों विषमताओं का रूप स्वरूप स्पष्ट किया गया है, वो भी हास्य रूप में। स्थिति परिस्थितियों के अनुसार ये व्यंग आज भी कहीं ना कहीं प्रासंगिक सार्थक होता हुआ दिखाई देता है, यानी कि स्थिति परिस्थिति के अनुकूल आज भी यह भ्रष्ट राजनीति सामाजिक वातावरण में किस तरह से अवसाद, किस तरह से अलगाव उत्पन्न हो रहे हैं और व्यक्ति केवल अपने हित, अपने स्वार्थ के अनुरूप ही बात करता हुआ दिखाई देता है। तो इन छवियों को इस नाटक के अंतर्गत अनेक रूपों में प्रस्तुत किया है। नाटक में जिन विषमताओं और विसंगतियों का चित्रण किया गया है उसका प्रभाव आज भी समाज में हमें यदाकदा रूप से देखने को मिलता है। कहने का तात्पर्य यह है कि हम जानते हैं, पहचानते हैं या समझते हैं कि जो हमारा समाज है या हमारा देश है या हमारे जो अन्य प्रांत है वह किसी ना किसी आधार पर हम देखते हैं कि मूल्यों के आधार पर चलते हुए दिखाई देते हैं या फिर संवेदनाओं के आधार पर चलते हुए दिखाई देते हैं या सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक और सांस्कृतिक रूप में अपना चित्रण या तो मानवीय रूप में प्रस्तुत करते हुए दिखाई देते हैं या अमानवीय रूप में प्रस्तुत करते हुए दिखाई देते हैं। पर इस नाटक में भारतेंदु ने जिस समाज का यहाँ पर चित्रण किया है वह बेहद ही हम कहें कि मूल्यहीनता के आधार पर है, अमानवीय रूपों को इसमें दिखाया गया है। साथ ही साथ अराजक भ्रष्ट व्यवस्था का भी चित्रण व्यक्ति और समाज की मानसिकता की ओर से अंध रूप में यहाँ पर प्रस्तुत किया है। कहने का तात्पर्य यहाँ पर यह है कि उस समय में किस तरह से भ्रष्ट राजनीति, भ्रष्ट सामाजिकता का जो वर्णन है वो यहाँ पर देखने को मिलता है। मूल्यों का किस तरह से यहाँ पर ह्रास किया गया है। मूल्य हमारे जीवन को विकास की ओर अग्रसर करते हैं और साथ ही साथ सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक स्थितियां हैं, सांस्कृतिक स्थितियां हमें अपने विकास में अनेक प्रकार से उन्नत रूप में भी प्रदान करते हुए दिखाई देती है। भारतेंदु ने इस नाटक को एक ही रात में लिखा। साथ ही साथ इसमें जो सामाजिक राजनीतिक वातावरण पर व्यंग कसा है वह बहुत ही देखने वाला है कि किस तरह से समाज अपने आधार पर अपनी मूल्यों को स्थापित करते हुए दिखाई देता है, जहां पर उनका स्वार्थ होता है, हित होता है या उनका कोई कार्य किसी भी रूप में अटक रहा हो तो कैसे स्थितियां परिस्थितियां बदलती हुई दिखाई देती हैं उसका भी यहाँ पर वर्णन किया गया है। नाटक का मुख्य पात्र राजा अपनी मूर्खता के कारण अपनी प्रजा के दुखों का कारण ही नहीं बल्कि नाश का माध्यम भी बन जाता है। कहने का तात्पर्य यहाँ पर यह है कि जिस समाज की नींव या जिस परिवार की नींव या जिस देश की नींव हम ये कह ले कि केवल स्वार्थ के आधार पर रखे गई हो या अपने हित के आधार पर रखी गई हो, जो केवल अपना हित ही सर्वोपरि मानता हो, तो ऐसे उसमें उस समाज का, उस प्रजा का और उस देश की जो जनता है उसका अहित होना निश्चित है। तो वही निश्चितता किस तरह से कार्यों में अनिश्चितता का संकेत देती हुई नजर आती है, भारतेंदु ने उसका भी रूप स्वरूप यहाँ पर दिखाने का संभवतः प्रयास किया है। राजा अपने कर्तव्यों और अधिकारों को पूरा न करने के कारण प्रजा के साथ न्याय नहीं कर पाता, जिससे जनता का निरंतर शोषण होता चला जाता है। नाटक का कथानक,
हम देखते हैं कि किसी भी कहानी, उपन्यास में हम देखते हैं कि नाटक के कुछ नियम हैं, कुछ सिद्धांत हैं, उसके आधार पर उसकी प्रवृत्ति को हम देख सकते हैं, जान सकते हैं, परख सकते हैं, व उसे मंच पर भी हम देख सकते हैं। तो इसमें प्रमुख रूप से मैं जिस तत्व की यहाँ पर बात करने जा रही हूँ, वह है कथानक है। कि कथानक में हम देखते हैं, इसे हम सार भी कह सकते हैं, इसे हम कथासार भी कह सकते हैं, अन्य रूपों में हम इसको देख सकते हैं। कहानी के सार के रूप में भी हम इसे चित्रित कर सकते हैं, जिसे आप समरी कहते हैं। भारतेंदु द्वारा रचित नाटक अंधेर नगरी चौपट राजा में भ्रष्ट व्यवस्था का चित्रण किया है। नाटक में मुख्य पात्र अनगिनत रूप से यहाँ पर दिखाए गए हैं, जैसे महंत है, गोवर्धन दास है, नारायण दास है, सिपाही है, अन्य पुरुष रूप में भी सहायक यहाँ पर पात्रों का चित्रण किया गया है। स्त्री पात्र के रूप में भी अनेक स्त्रियों के रूप में यहाँ पर दिखाया गया है, जैसे किसी नारंगी वाली है या फिर सब्जी वाली का यहाँ पर चित्रण किया है। और अन्य सहायक पात्रों की विशेष भूमिका का वर्णन यहाँ पर किया गया है। नाटक को मुख्यतः 6 अंकों में विभक्त किया गया है, जिसमें प्रथम अंक में देखने को मिलता है कि महंत अपने 2 शिष्यों के साथ नगर में भजन कीर्तन करते हुए दिखाई देते हैं। शिष्य गोवर्धन दास और नारायण दास। महंत अपने शिष्यों को भिक्षा मांगने के लिए अलग अलग दिशाओं की ओर जाने का संकेत देते हैं और साथ ही अन्य बातों को समझाते हुए कहते हैं कि पाप पुण्य के भेद को भी अनेक रूपों में वह स्थिति परिस्थिति के अनुसार उन्हें समझाने का प्रयत्न करते हैं। कहने का तात्पर्य यहाँ पर यह है कि जो गुरु है वह अपने शिष्य को अनेक आधारों पर पाप पुण्य की परिभाषा या धर्म अधर्म की परिभाषा का संकेत देते हुए नजर आते हैं। वही वहां पर हित अहित का भी रूप वहां पर जो गुरु महंत है वह अपने शिष्यों को समझाते हुए दिखाई देते हैं। और गोवर्धन दास इस शिक्षा में पूर्ण रूप से अपनी छवि जो है वो अंकित नहीं कर पाता, जिसके कारण वह अनेक प्रकार की स्थिति परिस्थितियों से गुजरता हुआ नजर आता है। कहने का तात्पर्य यहाँ पर यह है कि गोवर्धन दास और नारायण दास महंत अपने शिष्यों को जो भिक्षा मांगने के लिए नियम कानून बताते हैं या सिद्धांत बताते हैं, उससे परे गोवर्धन दास अपनी एक नई योजना, एक नई आकृति का रूप वहां पर लेता हुआ दिखाई देता है। लालच में व्यक्ति पाप पुण्य को भूलकर अधर्म की ओर चला जाता है, जिससे यश और मान दोनों ही वहां पर समाप्त हो जाते हैं। गोवर्धन दास अपना रास्ता अपना लेता है और साथ ही साथ वह अपने गुरु को उस रास्ते पर चलने की ओर भी संकेत देता है, पर गुरु उसके इस सुझाव से, इस उद्देश्य से वहां पर सहमत होते हुए नहीं दिखाई देते, जिससे वह अपना रास्ता बदल लेते हैं। दूसरे अंक में बताया गया है कि किस तरह से दृश्य जो वहां पर अवगत कराया गया है, उसमें बताया है कि बाजार का अद्भुत एवं रोचक वर्णन किया गया है। बाजार में अलग अलग चीजें बेचकर दुकानदार अपना भरण पोषण करते हैं। उसमें वह अनेक यहाँ पर पात्रों का यहाँ पर चित्रण किया है, जैसे परचून वाला है, नारंगी वाली है, हलवाई है, सब्जी वाला है। अन्य रूपों में भी यहाँ पर ग्राहक अपना सामान बेचने के लिए जो दुकानदार है वह ग्राहकों को आमंत्रित करते हुए दिखाई देते हैं, यानी कि उनका ध्यान अपनी ओर आकृष्ट करते हुए दिखाई देते हैं। सभी वस्तुओं का दाम एक जैसा होने पर गोवर्धन दास को हैरानी होती है। पात्र गोवर्धन दास सब चीजों का दाम अलग अलग दुकानों पर जाकर पूछता है, तो वह उनके जो दाम है सुनकर हक्का बक्का रह जाता है। सभी चीजें टका सेर के रूप में मिल रही है। वहीं से उस नगरी और राजा का नाम भी गोवर्धन दास को पता चलता है। कहने का तात्पर्य यहाँ पर यह है कि गोवर्धन दास अपने जीवन में बहुत ही कहें कि गरीबी में अपना जीवन यापन किया है। जब उसे सब चीजें टका से रूप में मिलती है तो उसे अपनी भूख, अपनी सुख सुविधा वहां पर प्रथम रूप से दिखाई देती है और वह उन चीजों का भोग ये करने के लिए वहां पर रुक जाता है, जिसके कारण उसकी जिंदगी में अनेक प्रकार की विसंगतियों का वहां पर जन्म होते हुए भी दिखाई देता है।
तीसरे अंक में घूमते घामते महंत अपने शिष्यों से दोबारा पुनः मिलते हुए दिखाई देते हैं। शिष्य गोवर्धन दास महंत को उस नगरी और राजा के बारे में बहुत सारी विशेषताओं से अवगत कराता है। महंत अपने शिष्य गोवर्धन को अनेक उदाहरण देके समझाने का प्रयत्न करते हैं, पर गोवर्धन की समझ में कुछ नहीं आता है। वह महंत को भी समझाने का भरसक प्रयास करता है, यानी कि अपने गुरु को भी समझाने के लिए अनेक प्रकार के उद्धरण वहां देता हुआ नजर आता है। इस समय इसकी बुद्धि पर पत्थर पड़े हुए हैं, ऐसा गुरु वहां पर सोचते हुए दिखाई देते हैं। इसे कुछ समझ नहीं आएगा। महंत गोवर्धन दास को अंत में यह कहकर वहां से प्रस्थान लेते हैं कि कभी कोई कष्ट हो या किसी तरह की समय, वातावरण, स्थिति परिस्थिति का अभाव देखने को मिले या कोई कष्ट हो तो मुझे याद कर लेना। गोवर्धन दास हंसकर संकेत देते हुए महंत से आशीर्वाद लेता हुआ दिखाई देता है। वहां पर कहने का तात्पर्य यहाँ पर यह है कि जो गुरु है, जो महंत जी है, वह अपने शिष्यों को अनेक प्रकार के लालच, स्वार्थ से दूर रहने का वहां पर प्रयत्न करते हुए दिखाई देते हैं। पर गोवर्धन दास भूख और खाने की और अनेक प्रकार के रुझानों से वह उनकी ओर आकृष्ट होता हुआ दिखाई देता है, जहां पर वह अनेक उदाहरण जैसे कौवा और कोयल का उदाहरण देते हुए वहां पर समझाने का प्रयत्न करते हैं कि दोनों का रंग रूप एक होने के बाद भी दोनों की जो मधुर ध्वनि है उसमें अलग अलग संकेत दिखाई देते हैं। पर गोवर्धन दास उस बात को वहां पर समझ नहीं पाता, जिसके कारण वह एक तरह से विपत्ति को अपने ऊपर हावी होने का भी एक संकेत देता हुआ नजर आता है, क्योंकि वह लालच में पड़कर अनेक प्रकार की सुख सुविधाएं तो भोगना चाहता है, पर वह उन सुख सुविधाओं को भोगने के आधार पर अनेक प्रकार की समस्याओं से भी लबालब दिखाई देता है। चौथे अंक में राज्य या राज्य सभा का चित्रण किया गया है, जिसमें राजा, मंत्री और राजा द्वारा चयनित दास और दासियां दिखाई देते हैं। राजा नशे में धुत अपनी सभा में अपनी सूझबूझ खोकर अकारण ही अपने सेवक को दंड देने के लिए तत्पर दिखाई देता है। राजा के साथ साथ सभागार में उपस्थित लोग भी अपनी बुद्धि का प्रयोग नहीं करते। बनिया, कारीगर, चूना, भिश्ती, कसाई, गडरिया और कोतवाल की बात सुनकर राजा अंत में कोतवाल को ही दोषी मान उसे फांसी की सजा सुना देता है, जिससे प्रजा में हाहाकार उत्पन्न हो जाता है। कहने का तात्पर्य यहाँ पर यह है कि इसमें नाटक में चौथे अंक में राज्यसभा का जो दृश्य दिखाया गया है उसमें दिखाया गया है कि किस तरह से राजा नशे में धुत होकर अपनी सभा में उपस्थित होता है और अपने दास दासियों के द्वारा दोषी को वहां पर अनेक प्रकार से न्याय और अन्याय के जो समय का अंतराल है उसमें अपनी सूझबूझ के द्वारा निर्णय ना लेकर अनिर्णय की वहां पर जो क्षमता है, असमर्था है, उसका भाव वहां पर दिखाई देता है कि वह किस तरह से बिना सूझबूझ के ही कोतवाल को वहां पर दोषी ठहरा देता है, जिसके कारण उसे फांसी की सजा का वहां पर न्याय देते हुए अपनी सहमति दिखाता है, जिसके कारण जो अन्य वहां पर जो दोषी थे वह कारण अकारण अपने आप बचते गए, पर कोतवाल अंत में था और राजा की और ज्यादा इच्छा उस सभा को चलाने या सुनने में नहीं थी, जिसके कारण वह अंत में अपने मंत्री से कहकर उसे दोषी करार देते हुए दिखाई देता है। पांचवें अंक में, इस अंक में नाटककार ने भ्रष्ट राजनीति का वर्णन किया है। पात्र गोवर्धन दास उस नगर में रहकर भौतिक सुख सुविधा से अपना जीवन यापन कर रहा होता है कि अचानक राजा के सिपाही उसे पकड़ लेते हैं और उसे फांसी के लिए ले जाते हैं। गोवर्धन दास जब अपना अपराध पूछता है तो सिपाही कारण बताते हैं कि कोतवाल को सजा देनी थी, पर उसका गला फांसी पर कहीं भी फिट नहीं हो पा रहा है। इस कारण किसी मोटे व्यक्ति को फांसी दी जाएगी, क्योंकि उसी के आधार पर फांसी का जो फंदा है वो तैयार किया गया है। गोवर्धन दास बड़ा अचंभित होता है और जोर जोर से
चिल्लाने लगता है और अपने गुरु का स्मरण करने लगता है। वहां पर उसे अपने गुरु की कही गई बातों का सारा एकदम ध्यान आता है कि किस तरह से गुरु ने मुझे समझाया था कि लालच बुरी बला है, चीजों को समझकर ही उसका उपभोग, उसका संभोग करना चाहिए। पर मेरी बुद्धि पर पत्थर पड़े हुए थे और मुझे उस लालच के समकक्ष में अपना पूर्ण जीवन वहां पर समर्पित करने के लिए तत्पर था। पर अब ऐसी स्थिति परिस्थिति आ गई है तो उसे एकदम ये सब बातें ध्यान में आती है और वह अपने गुरु महंत को याद कर रोने लगता है, पछताने लगता है कि मुझे बहुत बार उन्होंने संकेत दिए, समझाया कि इस कच्चे लालच में नहीं पड़ना चाहिए, पर मेरी समझ में नहीं आया। छठे अंक में दिखाया गया है कि किस तरह से, जो अंतिम भाग भी कह सकते हैं, अंतिम भाग में शिष्य अपने गुरु की दोहराई गई बातों को याद कर रोने पीटने लगता है। सिपाही उसे जोर जबरदस्ती से खींच कर ले जा रहे होते हैं कि रास्ते में गुरु को देखने के बाद गोवर्धन दास उनके पैरों में गिरकर अपनी सारी वेदना को अभिव्यक्त करता हुआ दिखाई देता है। महंत सारी समस्या, सारी स्थिति परिस्थिति वातावरण के अनुरूप भांप लेते हैं और वहां पर वह अपने शिष्य को बचाने के लिए एक नया रूप वहां पर अंकित करते हुए दिखाई देते हैं। महंत को सारी बात जानकर एक नाटक रचने को कहता है। गुरु चेले मरने के लिए एक नाटक का पूर्ण रूप से पाठ वहां पर अंकित करते हुए दिखाई देते हैं। सारी जानकारी पाकर राजा, मंत्री और कोतवाल वहां पर पहुंच जाते हैं और महंत की गई बातों को वह अपनाने के लिए वहां पर तत्पर होते हैं। महंत ने उस समय वहां पर कहा कि जो इस समय पर फांसी पर लटकेगा उसे स्वर्ग मिलेगा। तो उस स्वर्ग की चाह में राजा ने सर्वप्रथम अपना ही एक तरह से वहां पर आत्मदाह करने की स्थिति या फांसी पर चढ़ने की वहां पर इच्छा वहां पर रखता है, जिसके कारण वह मूर्ख राजा फांसी के फंदे तक पहुंच जाता है और इस तरह से गुरु अपने शिष्य को वहां पर बचा लेता है। कहने का तात्पर्य है इस नाटक में, जिसका नाम है अंधेर नगरी चौपट राजा टकासेर भाजी टकासेर ख्वाजा, में बताया गया है कि किस तरह से आम आदमी की जो विवशता है और जो मूल्यहीनता का यथार्थ रूप यहाँ पर प्रकट किया गया है। भारतेंदु ने उस समय की सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, आर्थिक स्थिति का चित्रण कर ये समझाने का प्रयत्न किया है कि उस समय में भी आर्थिक व्यवस्था के अनुरूप या सामाजिक व्यवस्था के अनुरूप या राजनीतिक व्यवस्था के अनुरूप किस तरह से जीवन यापन होता था। जो राजा होता था वह अपने आप को संपूर्ण रूप से सशक्त एवं समर्थ मानता था, जिसके कारण अगर राजा समर्थ होता है तो उसकी प्रजा सुख भोगने के लिए वहां पर तत्पर होती हुई दिखाई देती है और जिसका राजा ही वहां पर अपने निर्णय या न्याय अन्याय का वहां पर रूप स्वरूप प्रकट नहीं कर पाता, जिसके कारण उसकी प्रजा भी अनेक प्रकार की सोचनीय व्यवस्थाओं से गुजरती हुई दिखाई देती है। तो ये विषमता, ये विसंगतियां, ये अलगाव, ये अवसाद आज भी हमारे समाज में उपलब्ध है, उपस्थित हैं। उस समय का जो समाज था और आज का समाज में बहुत ज्यादा अंतर नहीं दिखाई देता। समाज में व्याप्त अवसाद के कारण अनेक विसंगतियों, विषमताओं पर करारा व्यंग भारतेंदु ने अपने इस नाटक में किया है। धन्यवाद।